हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है जब आपको किसी और के एक्ट के लिए लाइबल करा जाए। सपोज एक इंसान है ए, इसने खुद कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई मिसकंडक्ट नहीं किया है, लेकिन इसको लाइबल करा गया है बी के एक्ट के लिए। दैट मीन्स किसी और के एक्ट के लिए। वाइकेरियसली लाइबल तभी करा जा सकता है जब एक रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट कर रहा हो दोनों पार्टीज के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में या दो पर्सन के बीच में। यहाँ पर सैलमन बोलते हैं कि जनरल रूल ये है कि एक इंसान अपने एक्ट्स के लिए लाइबल होता है, और टॉर्ट में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि अगर किसी ने रॉन्ग किया है, किसी ने हार्म कॉज करा है, तो वही कॉम्पनसेट करेगा। बट एक्सेप्शनल केस में लाइबल होता है दूसरों के एक्ट्स के लिए, और इन्हीं दूसरों के एक्ट्स के लिए जब वो इंसान लाइबल होता है तो हम कहते हैं कि वो वाइकेरियस लाइबिलिटी है। अब ये प्रिंसिपल बेस्ड है दो मैक्सिम पे। कौन सा मैक्सिम है? पहला है कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसकी लिटरल मीनिंग है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। अगर इसको आप समझेंगे तो इसका मतलब है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई काम कराता है तो ये माना जाता है लॉ में कि उसने वो काम खुद किया है। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब होता है लेट द सुपीरियर बी लाइबल। जो सुपीरियर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लीगल प्रिजम्पशन यहाँ पर यह है कि जितने भी एक्ट सर्वेंट ने करे हैं उन्हें माना जाएगा कि ये एक्ट्स मास्टर ने करे हैं। ठीक है, और यही चीज आपकी फॉलो होती है किसमें? एजेंट और प्रिंसिपल में। ठीक है, तो कुछ रिलेशंस हम देखते हैं इस लाइबिलिटी में, जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, और मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप। जब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे तभी हम आप इनमें से किसी को वाइकेरियसली लाइबल कर सकते हैं। हमने पहली स्लाइड में देखा था कि एक सर्टेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी आप किसी को वाइकेरियसली लाइबल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऐसे रिलेशनशिप जहां पर किसी के एक्ट के लिए कोई और लाइबल होगा, यानी कि दूसरा इंसान लाइबल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। जब प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को ऑथराइज किया है कोई काम करने के लिए, और वो काम करते वक्त एजेंट कुछ रॉन्ग करता है या उस एक्ट को रॉन्गफुली करता है, तो उस रॉन्ग के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, लेकिन क्योंकि एजेंट ने रॉन्ग किया है और एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी लाइबल होगा। अब ये जो ऑथराइजेशन होगा ये आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। समझते हैं केस लॉ से। तो इसमें केस लॉ है श्यामा देवी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर श्यामा देवी के जो पति थे उन्होंने कुछ फंड दिए उनके दोस्त को, और दोस्त ने बोला कि वो ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करा देगा। लेटर ऑन वो पैसे लेकर के भाग गया। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि बैंक लाइबल नहीं है, ना बैंक को हम लाइबल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे जो हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में लिए गए थे एज अ फ्रेंड, ना कि किसी बैंक के काम से। हमारा दूसरा केस है लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। यहाँ पर एक लॉ फर्म थी, वहाँ पर सॉलिसिटर्स ने फ्रॉड कमिट करा क्लाइंट के अगेंस्ट और उसकी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करा। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर फर्म लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा फर्म? क्योंकि जो एजेंट्स हैं, जो सॉलिसिटर्स हैं, जो उस फर्म में काम कर रहे थे, वो मास्टर की अपेरेंट अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे थे, इसलिए जो है यहाँ पर फर्म लाइबल होगा। क्योंकि फर्म यहाँ पे एज अ होल किसकी कैपेसिटी में है? प्रिंसिपल की, और जो सोलिसिटर्स हैं वो एजेंट की कैपेसिटी में है। तो होप ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा रिलेशन देखते हैं जो कि है मास्टर और सर्वेंट का। अगर सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब वहां पर मास्टर भी लाइबल होगा, भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लाइबिलिटी यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट की जॉइंट और सेवरल होगी। प्लेंटिफ के पास चॉइस होगी कि उसको दोनों को सू करना है या दोनों में से किसी एक को सू करना है, दैट इज मास्टर या सर्वेंट। वो चाहे तो दोनों के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है या किसी एक के। दो एसेंशियल हैं इस लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। पहला कि एक्ट सर्वेंट को करना चाहिए, और दूसरा
कि वो एक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस वर्ड को, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वेंट कौन है। सर्वेंट एक ऐसा इंसान है जिसे किसी दूसरे इंसान, और ये दूसरा इंसान कौन होगा, इस दूसरे इंसान को ही हम कहते हैं मास्टर, ने एम्प्लॉय करा है किसी काम के लिए, और सर्वेंट काम करेगा मास्टर के कंट्रोल और डायरेक्शन में। मास्टर लायबल होगा सर्वेंट के एक्ट्स के लिए, ना कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सपोज करिए ए है और ए ने एक कार ड्राइवर रखा हुआ है। अब ये कार ड्राइवर अगर किसी को हार्म कॉज करता है या पहुंचाता है तो यहाँ पर ए लायबल होगा। लेकिन सपोज करिए ए ने ओला बुक करा है और ओला ड्राइवर रास्ते में किसी को हार्म पहुंचाता है, तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ओला ड्राइवर जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है और जो कार ड्राइवर था वो है सर्वेंट। एक केस लॉ से और क्लियर समझते हैं। एक मोटर कार होती है, रिपेयर के लिए एक शॉप पे दी जाती है। रिपेयर होने के बाद जो मैकेनिक होता है कार लेकर के टेस्टिंग पर्पस के लिए रोड पर निकल जाता है, और जब वो टेस्ट कर रहा होता है तो उससे एक्सीडेंट कमिट हो जाता है। ठीक है। तो जब एक्सीडेंट कमिट हो जाता है तो ओनर जो है कॉम्पनसेशन मांगता है। तो जो मैकेनिक होता है वो कहता है कि हम सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे थे, और मास्टर लायबल होगा, यानी कि ओनर जो है वो खुद लायबल होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ओनर लायबल नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिक यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी में काम कर रहा था, ना कि सर्वेंट की कैपेसिटी में। ठीक है। तो होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बट कहाँ पर जो है एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए? तो ऐसे दो सिनेरियोज हैं। पहला, जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस हो, और दूसरा जब एम्प्लॉयर ने खुद इलीगल काम जो है उसको ऑथराइज करा हो करने के लिए, मतलब वो खुद इलीगल काम करवा रहा हो। ठीक है। तब एम्प्लॉयर जो है डायरेक्टली लायबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए। देखते हैं कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इस लायबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए नेसेसरी है कि रॉन्ग हमेशा जो है हमारा वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। तो दो कंडीशन है जब माना जाएगा कि काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है। पहला, कि मास्टर ने ही रॉन्गफुल एक्ट करने की अथॉरिटी दी हो, या तो दूसरा कि मास्टर ने जो अथॉरिटी दी है काम करने के लिए वो काम अनऑथराइज्ड या रॉन्गफुल तरीके से करा जा रहा है। ठीक है। तो इसको समझते हैं दो केस लॉस से। पहला केस है बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनी बस कंपनी। तो इसमें एक बस ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। तो जब जर्नी उनकी एंड हो जाती है तो ड्राइवर जो है वो खाने चला जाता है, और जिस रास्ते से वो आए होते हैं उन्हीं रास्ते में उन्हें वापस जाना होता है। तो कंडक्टर सोचता है टाइम बचाने के लिए कि जब तक ड्राइवर खा रहा है तब तक जो है मैं बस टर्न कर देता हूँ। तो जब वो बस टर्न कर रहा होता है तो नेग्लिजेंटली उससे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट बोलता है कि मास्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर जो है उसको ड्राइव करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं दी गई थी, और ये जो उसने किया ये उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं जो कि है लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी। यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थे मास्टर की कि कोई भी बस का ड्राइवर बस ड्राइव करते वक्त बस रेस में इंडल्ज नहीं होगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बाद भी ड्राइवर इंगेज हुआ बस रेस में और उसने एक्सीडेंट कॉज कर दिया। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भले ही प्रोहिबिशन था मास्टर की तरफ से और बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे, पर जो एक्सीडेंट हुआ वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ। तो यहाँ पर मास्टर लायबल होगा, क्योंकि ड्राइवर को ऑथराइज करा गया था बस चलाने के लिए, और जब वो बस चला रहा था तभी एक्सीडेंट कॉज हुआ। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लायबिलिटी दी गई। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सर्वेंट अगर नेग्लिजेंटली डेलीगेट करता है अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को किसी थर्ड पर्सन को, या इन नॉर्मल सिनेरियो किसी थर्ड पर्सन को अपनी जगह पे कहता है कि तुम गाड़ी चला लो या तुम मेरा काम कर लो, और थर्ड पर्सन नेग्लिजेंट है काम करने में और उससे कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है, तो ऐसे केस में भी मास्टर लायबल होगा। ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वाइकेरियस लायबिलिटी का वीडियो ओवर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।